A very happy Holi to everyone. और होली का तो रंग फैला ही फैला है, बट बाकी पूरे विश्व में बहुत कुछ फैला हुआ है. एंड टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, वी हैव विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट. लास्ट टाइम जब ये मेरे साथ बैठे थे, बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स भी आया. एंड हिज स्टेटमेंट दैट देयर आर ओनली 5 सॉवरेन नेशंस हैज रियली कॉट ऑन. उससे पहले भी ये बोलते रहते थे, हमारे पॉडकास्ट पे भी इन्होंने बोला था ये, बट अब आपने उस 5 को बढ़ाकर अभिजीत जी 6 कर दिया है. एंड वेलकम, हैप्पी होली. एंड प्लीज हमें बताइए भाई 6 कैसे हो गया, एंड हाउ इज दिस वॉर गोइंग, कैसा चल रहा है इस पूरे पे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. हैप्पी होली टू यू. हैप्पी होली हम सभी दर्शकों के लिए. जी हाँ, मैं कई कई 1-2 साल से कह रहा हूँ कि विश्व में सिर्फ 5 सॉवरेन नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, भारत और इजराइल. अब मैंने एक छठा ऐड किया है इसमें, विच इज ईरान. और मैंने ये क्यों ऐड किया, क्योंकि ईरान अपने सर्वाइवल के लिए अकेला ही लड़ रहा है. उनको किसी और से सब्सटैंशियल मदद नहीं मिल रही है. ओके, दे आर सराउंडेड बट दे आर फाइटिंग. सो क्लियरली उनका जो एक्शन है अभी, वो एक फुल्ली सॉवरेन नेशन वाला एक्शन है. दैट्स व्हाई आई हैव एडेड ईरान टू द लिस्ट. और अभी विश्व में ऑब्वियसली बहुत ही क्या बोलते हैं, डिसअरे में है पूरा वर्ल्ड. जो अपना वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीथिंग. हर जगह उसका इम्पैक्ट होता है. अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है ईरान ने. अभी वहां से कोई शिपिंग नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जा रहा है. और इसके कारण भारत में, चीन में, जापान में और विश्व भर में ऑयल प्राइसेस में शॉक आने वाला है. ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाली है, काफी काफी डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी ऑयल प्राइसेस. उससे हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा. बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यू नीड ऑयल. सो हर चीज का प्राइस बढ़ता है इससे. और लगभग 80% गल्फ के जो नेशन है, उनका जो खाना जो है, फूड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर आता है, वो भी बंद हो जाएगा. सो द गल्फ नेशंस आर गोइंग टू फेस अ बिग प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फूड. क्योंकि वहां पे तो कुछ उगता नहीं है, वहां पे सब रेगिस्तान है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं वो. तो सब कुछ वहां वो बंद हो जाएगा. बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ईरान इज अंडर अटैक. यूएस ने और इजराइल ने अटैक किया उनको. उनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमेनेई, उनकी हत्या कर दी, असैसिनेशन किया. उसके बाद लोग सोच रहे थे कि ईरान जाएगा, लेकिन ये देखिए, ईरान इज फाइटिंग. इट इज फाइटिंग बैक. इट इज फाइटिंग रियली हार्ड. एवरीबॉडी इज शॉक्ड एट द इंटेंसिटी ऑफ ईरान रिस्पॉन्स. और ये जो अभी युद्ध चल रहा है, शायद डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि वीकेंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वीकेंड में खत्म नहीं हुआ. अभी तो और इंटेंसिफाई हुआ है, अलग अलग राष्ट्रों में फैल गया है. जितने भी गल्फ नेशन है जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस है, उन सब के ऊपर ईरान ने टारगेट किया है. इजराइल पर बहुत जोरदार मिसाइल बॉम्बार्डमेंट कर रहा है ईरान. तेल अवीव को गाजा बना रहा है. और ईरान पर भी बहुत हेवी बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तेहरान पे, अलग अलग जगहों पे. सो इट्स अ वेरी इंटेंस वॉर. इट इज एक्सपांडिंग. इसका स्कोप एक्सपांड हो रहा है, पूरा वॉर एस्केलेट हो रहा है. और दैट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ. जी, अब मैं आपसे ना कुछ स्पेसिफिक चीजें जानना चाहता हूँ. आपने जब कहा ना दैट डोनाल्ड ट्रंप और अदर पीपल आर सरप्राइज्ड, आई थिंक वन पर्सन हु इज नॉट दैट सरप्राइज्ड इज यू टू बिगिन विद, बिकॉज आई थिंक यू सॉ इट कमिंग कि ये ईरान, मैं आपको लगातार फॉलो भी कर रहा था, यू सॉ दिस कमिंग कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट इवन इराक फॉर दैट मैटर. हमें याद है ईरान इराक वॉर में भी ईरान कंटिन्यूड 7-8 साल तक, मेरा ख्याल है, लगातार, जी डिस्पाइट बिल्कुल. लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो मुझे ये बताइए, हाउ इज ईरान फेयरिंग. जरा मैं इस पर आपका पॉइंटेड जवाब पूरा एनालिसिस के साथ चाहता हूँ. हाउ इज ईरान डूइंग राइट नाउ. बहुत हमने सुना कॉन्सुलेट्स पे हमला किया दुबई में और इन सब जगहों पर. मैंने सुना है एक $1.1 बिलियन, एटलीस्ट आई थिंक इट वाज कर्नल मैग्रेगर, डगलस मैग्रेगर, जिनका आज सुबह से इंटरव्यूज आ रहे हैं, रिटायर्ड कॉम्बैट वेटरन, हु सेड कि ईरान इज डूइंग सरप्राइजिंगली वेरी वेरी वेल. How do you see that thing? How is Iran doing? Iran is, you are right, I agree with you. Iran is doing very well. So let's go day by day. Today is day 4. आज चौथा दिन है वॉर का. पहले दिन तो अटैक हुआ इजराइल का और यूएस का, और फिर खमेनी जी की हत्या हुई, उनके फैमिली की हत्या हुई, और काफी सारा बॉम्बार्डमेंट हुआ तेहरान के ऊपर एंड सो ऑन. और फिर ईरान ने रिस्पॉन्स दिया विद मिसाइल्स इन वेरियस प्लेसेस, मेनली क्या कहते हैं, तेल अवीव पे और इजराइल पे. उसके बाद क्या होता है कि ईरान एस्केलेट्स इट्स मिसाइल अटैक्स. ईरान के स्काई के अंदर एरियल डोमिनेंस नहीं है ईरान का, इजराइल का और यूएस का, इतना एस्टेब्लिश नहीं कर पाए वो एयर सुप्रीमेसी आज तक. एंड इजराइल के पास लगभग, देखिए हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, लेकिन उनके पास लगभग 1 लाख ड्रोन्स होंगे, शायद 2 ड्रोन्स, 1 लाख ड्रोन्स होंगे उनके पास. और मे बी
बिटवीन 3000 टू 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल होगा उनके पास। काफी सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पुराने स्टॉक पाइल के मिसाइल से 10, 15, 20 साल पुराने हो सकते हैं शायद, काफी पुराना स्टॉक है उनके पास। उसको वो अभी यूज कर रहे हैं टू हिट इजराइल, टू हिट द वेरियस गल्फ नेशंस जहां पर भी यूएस एयर बेसेस है। और यूएस के पास पेट्रियट सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, और एरियल डिफेंस करने के लिए पेट्रियट सिस्टम है। और इजराइल के पास आयरन डोम है। तो ये दोनों बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और इनको टेस्ट कर रहा है ईरान बाय लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एट दीस टारगेट्स। तो अभी ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो काफी हाई वेलोसिटी से आते हैं। तो उनको शूट डाउन करने के लिए 2-3 मिसाइल लगते हैं, एयर डिफेंस वाले मिसाइल्स, या तो पेट्रियट या तो फिर अपने आयरन डोम। और ये सारे जो मिसाइल्स है बहुत ही महंगे होते हैं, मोर देन $1 million पर पीस, और उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है यूएस के पास और इजराइल के पास। तो ईरान अपने पुराने स्टॉक वाले मिसाइल्स है, सैक्रिफिशियल मिसाइल्स है, उनसे बॉम्बार्डमेंट कर रहा है टू डिप्लीट आउट द एयर डिफेंस स्टॉक्स, मिसाइल स्टॉक्स ऑफ इजराइल इन द यूएस। और इजराइल और यूएस के पास लिमिटेड क्वांटिटीज में ये मिसाइल्स है। सो नाउ अभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि यूएस और इजराइल के जो एयर डिफेंस वाले मिसाइल्स है उनका स्टॉक बहुत कम हो गया है, and Iran has thousands of ballistic missiles in its arsenal। और अभी जो ballistic missiles यूज करने वाले हैं वो these are the newer, more modern ones। कुछ उन्होंने यूज किए हैं। each ballistic missile breaks up into like 25-30 decoys, and they all confuse the defending missiles, the interception missiles, and that's why they're succeeding। ईरान ने काफी सारे क्या कहते हैं यूएस रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया है। जो बहरीन में यूएस 5th फ्लीट का जो बेस है वहां पर बहुत हेवी नुकसान पहुंचाया है। ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है। सऊदी अरेबिया में अरामको की ऑयल रिफाइनरी है, यूएई की ऑयल रिफाइनरी है फुजायरा में, जो हॉर्मुज के स्ट्रेट को हॉर्मुज के ईस्ट में है। सो इट कुड हैव बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड, लेकिन फुजायरा में उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने शायद डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया है। सो ईरान इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, इट्स डूइंग रियली वेल। और दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए, डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स। अगर किसी नेशन में एक लीडरशिप है और आपके शत्रु ने उस लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, सबको मार दिया, तो फिर डिसीजंस कौन लेगा, राइट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स अ बिग चैलेंज। और यूएस ने इमीडिएटली ही खमेनी की हत्या की और दूसरे कुछ लोगों की हत्या की, जो टॉप रैंकिंग लोग हैं उनकी हत्या की। तो हाउ डज ईरान रिस्पॉन्ड टू दैट? ईरान हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्स टू दैट, मोजाइक वॉरफेयर। ईरान में 31 प्रोविंसेस है, मतलब 31 स्टेट्स है। तो ईरान ने क्या किया है, हर स्टेट में अपनी अलग से आर्मी होगी, और वहां पे लीडरशिप के मल्टीपल लेवल्स होंगे। एक मरेगा तो उसके नीचे वाला टेक ओवर करेगा, उसके नीचे वाला टेक ओवर। सो पूरा चेन ऑफ कमांड उन्होंने एस्टैब्लिश किया 31 आर्मीज में। सो ईरान नो लॉन्गर हैज वन आर्मी अंडर वन कमांड, दे हैव 31 आर्मीज अंडर 31 कमांड्स। हर आर्मी के पास अपने मिसाइल्स है, अपने ड्रोन्स है, अपना तेल है, सब कुछ है, और अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सो अगर ईरान के सारे लीडर्स को मार दिया इन्होंने, तो भी all of these 31 armies will keep fighting independently। अगर उनके मिसाइल्स खत्म हो जाएंगे तो ड्रोन से फाइट करेंगे, वो ड्रोन्स खत्म हो जाएंगे तो फिर गन से फाइट करेंगे। they will not give up, they will not give up। और ईरान में क्या हुआ है कि जो उनके सुप्रीम लीडर है उनकी हत्या की गई है। so that is like martyrdom, जो शहादत कहते हैं ना। और ईरान इज शिया मुस्लिम कंट्री। उनका जो इमाम हुसैन वाला स्टोरी है, जो शहादत वाला स्टोरी है, ऑल बैटल ऑफ करबला एटसेट्रा। सो दिस इज लाइक अ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ दैट, कि हमारे सुप्रीम लीडर को जिसमें पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, उनकी शहादत कर दी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमजान। तो इट इज लाइक ईरान इज द मजलूम नेशन एंड यूएस इज द जालिम नेशन। सो दिस कॉल्स फॉर जिहाद, और इसके कारण जो शिया सुन्नी डिवाइड है इस्लामिक वर्ल्ड में, वो भी अभी कम हो रही है। एंड इवन सुन्नी नेशंस आर कमिंग आउट and supporting Iran's fight। Obviously जो गल्फ नेशंस है वो सपोर्ट नहीं करेंगे because they are the receiving end। लेकिन ईरान जो गल्फ नेशंस है, फॉर एग्जांपल बहरीन, कतर, यूएई एटसेट्रा, उनके सिविलियन पॉपुलेशंस पे हमला नहीं कर रहा है। जो यूएस मिलिट्री टारगेट्स है और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला कर रहा है ईरान। और इससे क्या हो रहा है कि गल्फ इकोनॉमीज की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। जो लोग सोच रहे थे कि हम दुबई में रह सकते हैं पीसफुली, they will now think 100 times before going back to Dubai। तो पूरा इकोनॉमिक मॉडल नष्ट हो गया है। तो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। 4 दिन हुए हैं, ईरान इज thus far फाइटिंग वेरी वेरी वेल। उनके पास 31 इंडिपेंडेंट आर्मीज है। अगर यूएस 6 महीने तक फाइट करेगा, बॉम्बार्ड करेगा, तो भी ये लड़ते रहेंगे। अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो भी ये लड़ेंगे। देखिए ईरान में क्या है कि दे हैव दिस कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग, दे आर विलिंग टू गिव अप देयर लाइफ
ये तो वो शिया सुन्नी, वो सुन्नी वाली चीज है, सॉरी, शिया 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 लोगों की का कल्चर है वो। जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की इंस्टिगेशन पे ईरान पर हमला किया था 1980s में, तो सद्दाम हुसैन वाज एबल टू गो 50 किलोमीटर्स इनटू ईरानियन टेरिटरी। उसके बाद 10 साल तक अटक गया सद्दाम हुसैन वहां पे, एंड ईरान लॉस्ट 1 मिलियन सोल्जर्स, 10 लाख सोल्जर्स उनके मारे गए, फिर भी वो लड़ते रहे और वो हारे नहीं। ओके, तो आज सद्दाम हुसैन के पास जितनी जितनी जितना पावर था, जितनी आर्मी आर्मी के सोल्जर्स थे, उतने तो नहीं है इजराइल के पास और यूएस के पास। और यूएस के पास जो फाइटिंग का डॉक्ट्रिन है, फाइटिंग का जो द वे दे फाइट, इट इज एक्चुअली कोल्ड वॉर फाइटिंग। उनका दे डोंट यूज ड्रोन्स, दे डोंट यूज ऑल दिस थिंग्स, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं वो, लेकिन दे आर नॉट इक्विप्ड टू डिफीट ईरान। और अगर आपको ईरान में रिजिम चेंज करना ही है तो आपको बुट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, which they are very very unwilling to do. So 4 दिन के बाद सिचुएशन ये है कि ईरान is doing exceptionally well, they have shocked the world, and the Americans are now worried हम क्या करेंगे। ट्रम्प ने पहले दिन कहा था कि रिजिम चेंज करेंगे, वी वांट टू रिमूव दिस रिजिम, और ईरान के लोगों बी रेडी, वंस द रिजिम फॉल्स यू कम एंड टेक ओवर, ऐसा कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने। और नेतन्याहू ने भी यही कहा था फर्स्ट डे को। अभी 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब हम रेजिम चेंज नहीं चाहते, वी जस्ट वांट डीमिलिटराइजेशन, डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। तो उनके गोल्ड पोस्ट शिफ्ट हो गए, लेकिन ये भी कर नहीं पाएंगे ये। तो ये सिचुएशन है। यूएस ट्रम्प हैज willingly with open eyes walked into a trap. अब वो क्या करेगा अगर वो अभी सीज फायर करेगा, लेट्स से अभी एक 2 हफ्ता और चलता है वॉर, या 3 महीना और चलता है वॉर, एंड दे आर नॉट एबल टू विन, तो क्या करेगा ट्रम्प? क्या वो सीज फायर डिक्लेयर करेगा? इफ ही डिक्लेयर्स अ सीज फायर, ही हैज लॉस्ट बिकॉज ही हैज नॉट अचीव्ड एनी ऑब्जेक्टिव। इट विल बी अ डिजास्टर फॉर हिम पॉलिटिकली। वो पॉलिटिक्स अभी क्या बोलते हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं यूएस में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। सो ट्रम्प इज इन अ वेरी वेरी डीप ट्रैप ऑफ हिज ओन मेकिंग। You said he's in a deep trap. तो अब थ्योरी क्या आ रही है और आप बता पाएंगे? मतलब it's a theory that it's a trap laid out by Benjamin Netanyahu. Trump has walked into this trap laid out by Israel, और सब ये बात बोल रहे हैं कि Benjamin Netanyahu has actually played Donald Trump, and now he's seeking an off ramp where he can declare typical Trump कि भाई मैं जीत गया, even though he's created a mess. That's the US style. I mean, when have they ever solved any problem? कभी भी, चाहे वियतनाम हो, क्या कर पाए वहां? अफगानिस्तान में तालिबान is back. Iraq में what did they do? Libya में what did they do? So I mean, did Trump get played by Netanyahu? Is that how you see it? That's a very interesting question. Did Trump get played? क्या नेतन्याहू ने ट्रम्प को उल्लू बनाया? राइट? अभी कल आई थिंक 24 घंटे पहले जो यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी है श्री मार्को रूबियो जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद द मीडिया कि वी न्यू दैट एन अटैक ऑन ईरान वाज कमिंग। हम जानते थे कोई तो अटैक करने वाला ईरान पे, और हम ये भी जानते थे कि किसी ने अटैक किया ईरान पे तो वो हम पे हमला करेंगे। तो इसलिए बिफोर दे कैन अटैक अस, हमने उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि हम जानते थे कि उस ईरान के ऊपर कोई हमला करने वाला है। ऑब्वियसली कौन हमला करने वाला था? इजराइल। तो ऐसा है क्या कि यूएस में कि इफ इजराइल गोज इनटू अ वॉर, अमेरिका हैज टू गेट इन्वॉल्व्ड इन इट? Is it really true that if Israel starts a war, America has to come to Israel's rescue? मतलब so it means that Israel can force America, drag America into a war, into a situation that is not good for it. So by that logic, we need to tick America off that list of your 5 sovereign nations. We'll actually tick off America. Actually, so clearly Marco Rubio ने essentially यही कहा कि Israel dragged Trump into the war. Netanyahu forced Trump to get into this war with Iran. Iran had given no reason for a war. ईरान ने कोई ट्रीटी ब्रेक नहीं किया है। ईरान ने मोस्टली नेगोशिएशंस में सब कुछ एक्सेप्ट किया था, नेगोशिएशंस चल रहे थे। तो why did you go to war? There was no imminent threat to the United States or any of its allies or any of its assets from Iran. तो आपने वॉर में why did you participate in the war? Why did you start the war with Iran? There are no answers. There are no good answers. So US has been dragged forcibly by Israel into the war, clearly. So that is one theory जो आपने अभी बात बताई कि भाई US was dragged into this war by Israel. Now another theory, and इसका मुझे इसमें थोड़ा मेरिट भी लगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा. Another theory is that this is the US grand plan of limiting Chinese influence. भाई चाइना अपना तेल वेनेजुएला से ले रहा था, ईरान से ले रहा था, एंड
ये भी एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी है जो यूएस ने अडॉप्ट करी. व्हाट इज द रियल रीजन फॉर दिस स्ट्राइक? आप क्या समझते हैं? वाज यूएस ड्रैग्ड बाय इजराइल? डिड यूएस डू इट टू लिमिट चाइना? क्या रीजन है जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ आज से 6-8 महीने पहले, जब इन्होंने कहा 12 दिन का जो चला था, इन्होंने कहा अब ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है न्यूक्लियर बनाने की, तो वो बात तो खत्म हो गई थी. अब ये क्या रीजन हुआ जो अचानक से इस समय ये पूरा स्ट्राइक हुआ आपके हिसाब से? So they are contorting themselves into strange shapes to justify what's happened. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, ट्रंप ने फॉर्दो नतान्स पे अटैक किया B-2 बॉम्बर से, जो भी बॉम्बर से, और उसने फिर डिक्लेयर किया ट्रंप ने कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म हो गई है. तो अगर खत्म हो गई थी 8 महीने पहले, तो आज तुम क्या कर रहे हो यार? आज तुम क्यों बोल रहे हो कि वी वांट टू एंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम? वेर यू लाइंग देन और आर यू लाइंग नाउ? क्लियरली व्हिचएवर वे इट इज, यू आर लाइंग. तो ये जस्टिफिकेशन मेक्स नो सेंस. नाउ ऑब्वियसली चाइना एंगल भी है. So why did the US actually participate in this war? And why did Israel participate in the war? दोनों के reasons अलग है. ओके, दोनों के रीजन अलग है. इजराइल के लिए ईरान इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. जब तक इजराइल है, जब तक ईरान है, तब तक इजराइल कैन नॉट बिकम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द रीजन, बिकॉज ईरान इज वेरी पावरफुल. ईरान इज अ ह्यूज एंटिटी. और ईरान ने हमेशा कहा है कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट. सो आई कैन अंडरस्टैंड इजराइल्स पर्सपेक्टिव कि दे फील दैट ईरान इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर देम. तो नेतन्याहू का पर्सपेक्टिव ये है कि आई हैव टू समहाउ एनीहाउ end Iran. I have to end this regime of the mullahs and the ayatollahs in Iran, and I want a puppet regime in Iran. तो नेतन्याहू का पर्सपेक्टिव ये है. और नेतन्याहू के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है. ही वाज अक्यूज्ड ऑफ करप्शन, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था. एंड इफ ही विंस दिस ग्रेट विक्ट्री, देन एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन. तो इसलिए नेतन्याहू इज हेल बेंट ऑन गोइंग इनटू दिस वॉर एंड डिस्ट्रॉइंग ईरान, एंड ही बिलीव्स दैट ही कैन डू इट. क्लियरली ही वाज रॉन्ग. तो इसलिए नेतन्याहू ने ये वॉर शुरू की. बाय द वॉर स्टार्टेड विद एन इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान. उसके बाद ही यूएस इसमें इन्वॉल्व हुआ. तो नेतन्याहू गोज इन एंड देन ट्रम्प फॉर सम रीजन हैज टू बी इन्वॉल्व. सो ट्रम्प भी आ गया इसमें. अभी यूएस का क्या पॉलिसी है? यूएस ने शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में, जनवरी के बिगिनिंग में वेनेजुएला पे आक्रमण किया. श्री मादुरो जी को किडनैप किया और जेल में डाल दिया. और फिर एक पपेट गवर्नमेंट है वहां पे जो यूएस की हर बात मानती है. डेल्सी रोड्रिगेज मैडम जो है वो करती है. ठीक है. तो वेनेजुएला के पास लगभग 20% पूरे विश्व के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है अभी, लेकिन उनका कैपेसिटी इतना नहीं है एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड ऑल दैट. और चीन का लगभग 3% ऑयल इंपोर्ट होता है वेनेजुएला से. अब यूएस ने वेनेजुएला पे टेक ओवर किया तो 3% खत्म हो गया. अभी ईरान से चीन का 15 से 20% ऑयल आता है. सऊदी से भी ईरान का, चाइना का 15-20% आता होगा. फिर यूएई भी है, कुवैत भी है, नाइजीरिया भी है. ये सब नेशन है. तो ये सारे जो नेशन है, ये सब अमेरिकन वसाल्स है. ये सब यूएस के कंट्रोल वाले नेशन है. बस ईरान नहीं है. और चाइना का एक और सोर्स है रशिया. तो ये जो पूरे नेशंस मैंने कहा है, का लिस्ट मैंने दिया आपको, उसमें से सिर्फ ईरान ऐसा है जो यूएस की बात नहीं मानता है. सऊदी भी मानता है, यूएई भी मानता है, कुवैत भी मानता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. So US wants to control all the world's sources of oil, ताकि जब भी जरूरत पड़े, let's say next year चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है, तो यूके, so the US in that case can on demand stop all the oil going to China. फिर क्या करेगा चाइना? राइट. उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी है, वी नो दैट, बड़े रिजर्व्स है. बट स्टिल इफ द ऑयल स्टॉप्स, इट्स अ क्राइसिस फॉर चाइना. सो दैट्स हाउ दे कैन कंट्रोल चाइना एंड यू नो एनफीबल चाइना. तो यूएस का पॉलिसी ये है, ये जो भी करता है यूएस, इट इज ऑल फॉर ऑयल ऑयल ऑयल. वेनेजुएला वाज अबाउट ऑयल, इट वाज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी. ईरान इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज अबाउट ऑयल. एवरीथिंग इज अबाउट ऑयल. तो इसलिए यूएस का ये पॉलिसी है टू गो आफ्टर ईरान, बट दे हैव बीन फोर्स्ड इनटू द सिचुएशन बाय नेतन्याहू प्रीमैच्योरली. इंटरेस्टिंग. आपने भी चाइना की बात करी कि यू नो द एम इज टू इनफीबल चाइना. चाइना फीबल दिख भी रहा है इधर. चाइना एंड रशिया ने जो रिस्पॉन्स हम लोग सोच रहे थे, आई मीन ईरान के साथ दोनों की डीलिंग रही है, एक तरह से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट रहा है दोनों का, चाइना का भी, रशिया का तो खास तौर से रहा है. कोई रिस्पॉन्स उस मेजर में आया नहीं. एंड सडनली अब ये लग रहा है, जो अभी तक हम लोग सोचते थे ना कि देयर इज नो, इट्स नॉट जस्ट यूएस इज द बिग डॉग, there are other big dogs also. Russia is there, China is there. Suddenly वो बिल्कुल ही quiet है. I mean थोड़ा बहुत आ गया हो, एक आध स्टेटमेंट आ गई हो तो आ गई हो. आपको नहीं लगता उनकी छवि थोड़ी गिरी है इधर, चाहे रशिया हो चाइना हो? डिड यू एक्सपेक्ट दिस रिस्पॉन्स? कैसे देखते हैं आप इनके रिस्पॉन्स को इस पूरी सिचुएशन पे? देखिए, until quite recently लोग ऐसा कहते थे कि there are two super powers in the world, US and China. आज आपको दिख रहा है दो सुपर पावर्स. China is nothing compared to the US. The US can shake up the world.
The US can change government, they can assassinate world leaders. China can't do anything like this. चाइना के पास वो क्षमता है ही नहीं. उनके पास इकोनॉमिक पावर है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, इंडस्ट्रियल पावर है, उनके पास मिलिट्री पावर घर में ही है. They can't project power beyond China's borders. That is the huge problem that China has. अभी देखिए ये वॉर हुआ, 4 दिन हो गए, आज चाइना ने कुछ स्टेटमेंट दिया है 4 दिन के बाद कि वी अपोज दिस वॉर. अरे 4 दिन से क्या कर रहे थे आप? वॉर तो 4 दिन पहले शुरू हुआ. चाइना का पिछले 10-15 साल में डिप्लोमेटिक पॉलिसी बहुत अग्रेसिव है, उनका डिप्लोमेटिक अप्रोच बहुत ही अग्रेसिव है. तो आज कहां गया उनका अग्रेशन? बिल्कुल चुप हो गए चाइना. रशिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेशन. रशिया इज अ हार्ड रिटालिएटर. वो वॉर भी शुरू करता है. उन्होंने पहले दोनबास, अभी क्या कहते हैं, उन्होंने क्राइमिया वॉर किया था 2014 में, और 2022 में उन्होंने यूक्रेन वॉर शुरू किया. सो रशिया इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना. रशिया हैज द एपेटाइट टू फॉर अ वॉर. The Russians have appetite for risk. चाइना के पास बिल्कुल रिस्क एपेटाइट नहीं है. They are frightened of getting involved in any kind of military conflict with the US or any major power. So Russia is different, China is different. अभी ईरान is fighting alone, हम जानते हैं. रशिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चाइना भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अपेरेंटली. लेकिन जो ईरान टारगेटिंग कर रहा है विथ मिसाइल्स, दे आर यूजिंग द ग्लोनास सिस्टम एंड द बेइदू सिस्टम. सो रशिया एंड चाइना आर प्रोवाइडिंग देम द अल्टरनेटिव्स टू जीपीएस. तो ये एक मदद दे रहा है रशिया और चाइना उनको. दूसरी बात ये है कि चाइना अपेरेंटली सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, सो दैट दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन एसेंशियली ऑलमोस्ट इन रियल टाइम. तो ऐसा इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है चाइना. रशिया भी इनडायरेक्ट हेल्प कर रहा है. लेकिन सोचिए आप, अगर सिचुएशन 3 महीने के बाद ईरान के लिए काफी खराब होता है, एंड ईरान इज इन डीप ट्रबल, तो कैन चाइना और रशिया be willing, will China or Russia be willing to help Iran is the big question. China काफी दूर है geographically, और चाइना probably directly help नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर आप ईरान का ज्योग्राफी देखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईरान there is the Caspian Sea, और कैस्पियन सी के थोड़ा ही नॉर्थ में रशियन टेरिटरी है. So the Russians, if Iran is in deep trouble, they will be able to resupply Iran through the Caspian Sea, which means they are opening a second front against the US. पहला फ्रंट क्या है? यूक्रेन है. यूक्रेन इज अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन रशिया एंड द यूएस. और अगर रशिया इन्वॉल्व होता है ईरान में, then again it's another kind of war that Russia is getting involved in the US. So essentially क्या हो रहा है कि रशिया may be willing in the future, अगर जरूरत पड़ी, to get involved in this war and to help Iran. China probably शायद कार्गो प्लेन्स भेजेगा, कुछ तो करेगा, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा. So that's how I see it. ईरान essentially अभी काफी सक्षम है अकेले ही फाइट करने में, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक रशिया में बी विलिंग टू गेट इन्वॉल्व. क्यों होगा रशिया इसमें इन्वॉल्व? क्योंकि ईरान इज वाइटल फॉर रशिया एंड चाइना. विश्व में बहुत कम देश है हु आर स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली एंड विलिंग एबल टू फेस द यूएस. अभी इंडिया ने भी घुटने तक दिए हैं. मोदी जी ने कंडोलेंस भी नहीं दिया है फॉर मिस्टर खमेनेई's डेथ. मोदी जी तो sorry, according to you he should have given a condolence? No, I am not saying that. I am not saying he should have done this or he should have done that. I am putting forth an observation कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, who is a US vassal, he has tweeted condolences to the people of Iran on the assassination of Shri Khamenei ji, and he has condemned the assassination. India is not a US vassal, but Mr. Modi has not tweeted anything about Khamenei. And he has been tweeting to various Gulf leaders saying that India condemns the violation of their sovereignty and territorial integrity. Essentially, India is indirectly condemning Iranian actions, even though Iran is fighting a defensive war. So India has picked a side very clearly. भारत ने clearly एक side pick की है. भारत ने US और Israel वाली side pick की है. I am not saying it is wrong. India is not strong enough to pick any other side. Okay, US is too powerful for India. So India ने जो किया है, it is a very practical decision. It's a very practical choice. It is not ideological. It's practical. And I agree with what Mr. Modi is doing. मैं इसको बिल्कुल condemn नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको oppose नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि there are only few nations in the world who can stand up to the US. ईरान है, रशिया है, चाइना है, essentially आज. Okay? तो रशिया और चाइना के लिए बहुत important है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान is not destroyed. तो इसलिए रशिया में भी विलिंग टू डायरेक्टली गेट इन्वॉल्वड इन द फ्यूचर. सो मैं एक तरह से और इसको अगर देखूं अभिजीत जी, अगर मान लीजिए यूएस का ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ड्रीम ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो जाता है कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाता है, यूएस का एक पपेट बैठ जाता है वहां पर, वुड दिस बी गुड न्यूज फॉर इंडिया? मेरे को जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे हिसाब से तो इट विल नॉट बी गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज फिर पाकिस्तान जो है, जैसे पाकिस्तान का एक बॉर्डर ईरान से भी बिजी रहता है अभी,
राइट। अगर वो वहां पर एक यूएस का पपेट बैठा है, आई डोंट थिंक फिर वो प्रॉब्लम एक रहेगी। उनकी भी पूरी जो रिसोर्सेज हैं और जो भी है चीज वो होगी टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। एंड जब यूएस पपेट बैठा हुआ था वहां पर, तो इंडिया के अगेंस्ट थी सारी पोजीशंस ईरान की, इफ वी रिमेंबर बिफोर 79। आप कैसे देखते हैं इसको, अगर रियलाइज हो जाते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स तो इंडिया के लिए? अगर यूएस का ड्रीम ऑब्जेक्टिव रियलाइज होता है और ईरान में एक प्रो यूएस पपेट गवर्नमेंट आती है, फॉर एग्जांपल जो कौन है, शाह का जो बेटा है वो बंदा, शाह पहलवी राइट, या कोई, हाँ। या पहलवी, अगर ऐसा होता है, इट इज द वर्स्ट डिजास्टर दैट यू कैन इमेजिन फॉर इंडिया। वर्स्ट डिजास्टर। क्यों क्यों? पहली बात, जैसे आपने राइटफुली कहा, 1979 के पहले जो पपेट गवर्नमेंट थी ईरान में, विच वाज प्रो यूएस, that was very strongly pro Pakistan and very strongly anti India। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयरफोर्स के पूरे फाइटर जेट्स उड़ा के ईरान में बिठा दिए, ताकि भारत उनको नष्ट नहीं कर सके। और ईरान ने उन फाइटर प्लेन्स को शरण दी, so that they could be safeguarded from the Indian military। So Iran actually actively participated in the war and supported Pakistan 1965। तो अगर आज फिर से उसी शाह का बेटा आता है ईरान में and becomes the leader, king, shah, whatever, Iran will become like a super Pakistan for India। Okay, it will be like Pakistan but 4 times Pakistan, 5 times Pakistan। और पाकिस्तान और ईरान एसेंशियली एक ही एंटिटी होंगे, दे विल बोथ बी कंट्रोल्ड बाय द यूएस। तो पहला काम क्या करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्रो इंडिया गवर्नमेंट बैठी है, तालिबान। Many Indians don't like it, but they are pro India and they are anti Pakistan। They will take care of the Taliban then if Iran, because Iran का भी बहुत लंबा बॉर्डर है with अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का भी है। अभी पाकिस्तान faces problems with Iran and Afghanistan both because Pakistan is a terrorist nation। लेकिन फिर फ्यूचर में अगर ईरान में ये regime change हुआ, it will be terrible for India। दूसरी बात, अगर ईरान को ये subjugate कर लेते हैं, then the Americans will turn their efforts and focus on India। ओके, और क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू बाल्कनाइज इंडिया। आज अभी देखिए, यूएस का ड्रीम सिनारियो है कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाए, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल सिनारियो है। प्रैक्टिकली यूएस क्या करना चाहेगा, वो ईरान को बाल्कनाइज करना चाहेगा। ईरान में लगभग 50% पॉपुलेशन ही पारसी है, पर्शियन है। बाकी काफी सारे दूसरे एथनिक ग्रुप्स है, जैसे कि शिया अरब्स है, लूरिस्तानीज है, बलोचिज है, कुर्द्स है, अजेरीज है। तो यूएस क्या करना चाहेगा ईरान में, कीप द वॉर गोइंग फॉर लॉन्ग, create a civil war like situation, water scarcity करो ईरान में, everybody has to start fighting for water, and then support the other ethnic groups to create to secede from Iran। इस प्रकार से आप ईरान को बाल्कनाइज कर सकते हो, एंड यू कैन टेक ओवर द ऑयल रिच टेरिटरीज थ्रू प्रॉक्सीज लाइक टेररिस्ट, लाइक जैसा सीरिया में सिचुएशन है वैसा। तो दैट इज द रियलिस्टिक सिनेरियो फॉर द यूएस इन द लॉन्ग टर्म। अगर उन्होंने ईरान में ये काम कर दिया, सब्जुगेट कर दिया ईरान को, नेक्स्ट दे विल टर्न देयर आइज ऑन इंडिया एंड ट्राई टू बाल्कनाइज इंडिया। फुल फोकस आएगा इंडिया के ऊपर। सो इट इज अ डिजास्टरस सिनेरियो फॉर इंडिया इफ ईरान फॉल्स टू द यूएस। So in our best interest, it would be that Iran actually wins this war, right? Iran ki current regime rahe and the US somehow retreats. That's the best case scenario for us. Present scenario में, when this Strait of Hormuz is being blocked, I hear कि वहाँ Chinese containers को निकलने दे रहे हैं. Is that so? Have they made an exception to the Chinese containers so far? ईरान के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि nobody is allowed to cross the Strait of Hormuz except for Chinese shipping vessels। तो उन्होंने वर्बली ये कहा है कि हमारा पॉलिसी है, we will allow Chinese ships to go by, we will not target Chinese ships with missiles or drones, any other ship tries to pass, we will going to target them। so stated तो उनका पॉलिसी ये है। Now the US has said, I think Trump का भी Truth Social पे एक truth drop हुआ है कि we are going to make sure that even if we have to escort, I'm in talks with the insurance companies also, even if we have to use all our force and might, we are going to do this service for the world and ensure कि अब Strait of Hormuz से सब कुछ pass हो। तो how do you think this is going to unfold? India has 25 days of oil supply, what we hear, 25 दिन का। That's what one hears। That's what one hears। Very concerning। Yeah। हाँ, तो अब इस पे तो इमीडिएट अगले कुछ दिनों में बहुत मेजर इंपैक्ट आना है। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा एंड इट विल बी ओके, अदरवाइज इट्स अ क्राइसिस वी आर लुकिंग एट, 100% अ क्राइसिस। मतलब जो ऑयल प्राइसेस शूट करेंगे, एंड देन वुड वी गो थ्रू रशिया, हाउ वुड वी मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन दैट केस राइट नाउ एज वी स्पीक? It's you're right, this is a global crisis, पूरा global
क्राइसिस है ये. So हम्म, what can India do about this? एक ऑप्शन है कि we start buying Russian oil again. अभी हमने बहुत कम कर दिया था apparently. That's what one hears in the past few weeks because of American pressure. Now we will have to start it again. Trump ने 25% और टैरिफ डाल दिया तो करने दो. Who cares? We need oil. Oil के बिना तो our economy will grind to a halt. तो एक ऑल्टरनेटिव है कि हम रशिया से भरपूर ऑयल खरीदना वापस शुरू करें. रशिया के पास ऑयल है, दे कैन सेंड इट टू अस. ये एक पॉसिबिलिटी है. बट विल इट बी इनफ टू ऑफसेट द लॉस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. अगर इन केस इट इज नॉट इनफ, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इंडियन नेवी को डिप्लॉय करें वहां पे, विच इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, क्योंकि इंडियन नेवी इफ इट इज डिप्लॉयड एंड वी आर इन अ सिचुएशन दैट्स हॉस्टाइल टू ईरान, this could drag India directly into the conflict against Iran, जो हम नहीं करना चाहेंगे. दूसरा है, we can perhaps rely on the Americans to perhaps open the Strait of Hormuz, and then our vessels, the vessels that are coming to India can come through. ये दूसरा situation है, but you can't rely on the Americans. ये दुनिया, अगर हमने कुछ भी सीखा है हिस्ट्री से, we should learn this, that you cannot rely on the Americans. For example, 2024 से लेकर आज तक Strait of Bab al-Mandeb जो है, between the Red Sea and the Gulf of Aden, that has been closed by the Houthis. ठीक है? Houthis are not Iran. Houthis are a small little government in Yemen. उनके पास कुछ मॉडर्न वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है. जो कुछ भी मिलता है उनको, वो ईरान से आता है. Some missiles and some drones and whatever. तो इन मिसाइल्स और ड्रोन्स से को लेकर इस रैगटैग आउटफिट ने 2 साल तक स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब को बंद कर दिया. The Americans launched hundreds of airstrikes on the Houthis of Yemen. फिर भी they were not able to open the Strait of Bab al-Mandeb. Eventually, Houthis agreed to allowing American ships to pass through, but they said we will not allow Israeli ships to pass through, and Israeli ships are still not passing through the Strait of Bab al-Mandeb. तो एक छोटा सा ग्रुप है, the Houthis, they can close a strait like Bab al-Mandeb, which is almost equally important like Hormuz. तो ईरान का मिलिट्री माइट को देखेंगे आप, you think the Americans will be able to keep it open? Do you think the Americans will be able to open it? I think even if the Americans try, they will fail. देखिए, अमेरिका के पास इस रीजन में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है. ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, और दूसरा हॉर्मुज के पास है. अभी हॉर्मुज के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप था उनका, यूएस का, उन्होंने उसको रीडिप्लॉय किया इनटू द इंडियन ओशन फर्दर अवे, बिकॉज दे आर फ्राइटेंड द इरानियंस विल टेक आउट दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल्स है वैसे. सो द अमेरिकन सबसे बड़ा सबसे पावरफुल जो शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको उनको हटाना पड़ा फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ हॉर्मुज. तो आपको क्या लगता है, अमेरिकन नेवल माइट से खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? आई डाउट इट वेरी मच. So what will happen then? Because ईरान अब जो कोलैटरल डैमेज करने की स्प्री पे निकला हुआ है, वो कुछ तो डैमेज करके जाएगा भाई. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो इतनी आसानी से अब तो आपके लिए खुलने नहीं वाला. आप माइट से खुलवा नहीं पाओगे. इसका एंड गेम क्या है? या वी आर स्टेयरिंग एट अ वर्ल्ड वॉर क्राइसिस. बिकॉज आई वाज विद अर्नब रिपब्लिक पे. Arnab is very clear. This is the start of World War 3. He is not holding back. He's saying कोई अब रुक ही नहीं सकता यहां से. आप कैसे देखते हैं? Is it, हम लोग अलार्म बेल ज्यादा जल्दी कह रहे हैं, is it World War? या बिकॉज यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज द कैपेसिटी टू ट्रिगर अ वर्ल्ड वॉर. ये अगर नहीं सॉल्व हुआ, और ये सॉल्व होते हुए मुझे दिख नहीं रहा, बिल्कुल एक डेडलॉक दिख रहा है इस पे. यूएस फोर्स लगाएगा, वो मानेंगे नहीं. उनकी बात भी है, भाई आपने हमारी पूरी फैमिली एलिमिनेट कर दी, 42 एलिमिनेट कर दिए, अब तो हम इतना तो करेंगे ही करेंगे. कैसे सॉल्व होगा इसमें? कोई मीडिएशन कैसे होगा ये पूरी चीज? मीडिएशन का पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, ईरान ने कहा है वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी डिप्लोमेसी, नो मोर नेगोशिएशंस. अभी ट्रम्प ने भी कुछ घंटे पहले कहा कि नो मोर नेगोशिएशंस. सो नेगोशिएशंस का चांस ही नहीं है. ओके, अभी दिस क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ ग्लोबल शॉक. इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस, रीजनल क्राइसिस नहीं है. इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस. इस समय, एज ऑफ राइट नाउ, 4 days in, there's only like 8-9 nations involved in the war. Iran is the guy who's defending, and everybody else is attacking. And Iran is attacking the Gulf nations wherever American bases है. तो 8-9 nations involved है इस war में इस समय. Okay, but if the Strait of Hormuz closure continues, then other nations may have to get involved. Maybe US बोलेगा European nations को, Germany को, UK को, कि आप भी आ जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ, आप भी अपने naval assets भेजो, सबमरीन्स भेजो, जो भी भेजो. Then अगर US इनको बोलता है, they will have to do it because they are members of NATO and they have to obey the Americans. तो अगर यूरोप भी इन्वॉल्व होता है, then there is more pressure on Iran, और इतना प्रेशर रहेगा ईरान पे, then Russia and China will have to get involved. So you can see escalation happening, and that is global escalation.
That is kind of a World War III scenario कि हर कोई अभी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें. And I don't see India staying out of it. अगर ईरान के ईरान के मिसाइल्स के कारण US एयरक्राफ्ट कैरियर्स और US शिप्स दूर रहते हैं इस रीजन से, but they have to support the fight against Iran. They will demand that we want Indian ports, we want access to Indian ports. ऑलरेडी चल रही हमने है. उनके साथ हाँ ऑलरेडी हमने उनके साथ लेमोआ साइन किया है. Yeah, we have signed लेमोआ with them, so they will insist कि अभी आप अपने मुंबई का पोर्ट दीजिए, गोवा का पोर्ट दीजिए, जितने भी पोर्ट्स है आपके वेस्टर्न कोस्ट में सब दीजिए हमें. तो अब मोदी जी के ऊपर प्रेशर आएगा. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू ड्रैग द एंटायर वर्ल्ड इन इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स क्लोज फॉर 5 more days. एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. हर कोई घुसेगा इसमें. सीरियस टाइम्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी सीरियस टाइम्स. अब मुझे एक बात नहीं समझ आई. एक बात शुरुआत से चल रही थी, जैसे वेनेजुएला में हम हमेशा देखते हैं जैसे 42 मेंबर्स डाइड, 42 सीनियर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, अदर पीपल डाइड पहले दिन स्ट्राइक पे. ये ऐसे तो हो नहीं सकती. कहीं ना कहीं घर का बेदी लंका ढाए जो बात कही जाती है, कहीं ना कहीं तो अंदर से कोई इन्वॉल्व होता है, ये बात कही जाती है. वेनेजुएला में भी हमने देखा था हाउ अंदर के ही लोग वर इन्वॉल्व्ड इन गिविंग अवे कोऑर्डिनेट्स एंड हेल्पिंग यू आउट. ऐसा हो सकता है यूएस इजराइल इसमें चले गए हो विदाउट अ प्लान. कोई एक बंदा नहीं होगा इनका अंदर का जो सेट होगा इस चीज के लिए, जो भले ही दिखे कि मैं इतना प्रो यूएस इजराइल नहीं हूं, कुछ तो सक्सेशन प्लान दे मस्ट हैव वॉक्ड इन विद सम प्लान कि इसको कैसे रोकेंगे. और एक स्कूप में इतने फैमिली मेंबर्स और सबको निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं तो कोई इंटरनल एसेट है इनका इन्वॉल्व इसमें. नहीं आप ऐसा देखते? आई एम 100% सर्टन कि ईरान इज पेनिट्रेटेड. ईरान इज पेनिट्रेटेड. आई थिंक ईरान में अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में मोसाद एसेट्स होंगे. ओके, दैट इज मोस्ट लाइकली. अगर उनको कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि कहां पर खोमेनी है, तो ऑब्वियसली उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिला. जब खोमेनी जी की हत्या हुई तो अपेरेंटली इजराइल के पास इमीडिएटली फोटोज आ गए. ऑब्वियसली इंटरनल कोई लीक है वहां पे. सो इट इज नोन कि मोसाद इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, एडमिरेबल इंटेलिजेंस एजेंसी. हर जगह उनका इन्फिल्ट्रेशन है, हर देश में है. ओके हर देश में है, आई प्रॉमिस यू दैट. सो ऑब्वियसली ईरान के अंदर उनका पेनिट्रेशन है, and that is why they are able to get things done. लेकिन अब ईरान ने मोज़ाइक स्ट्रेटेजी का अडॉप्शन किया है, which means there are 31 different governments and 31 different armies, and that makes it very difficult for Mossad to be very effective. Effective होगा तो small scale पे होगा, right? So definitely penetration है. जैसे आपने कहा वेनेजुएला was obviously कोई अंदर से ही US को हेल्प किया without firing without expending any real air power. They took out the president of Venezuela. Clearly कुछ backdoor deal था इसमें. So that's understandable. इंडिया के लिए what is the best strategy right now, how to navigate through this situation, and are they navigating through it well जो भी पूरा किया? And मोदी जी being there in Israel, इस पे बहुत आ रहा है यहाँ. कुछ तो खैर चीप पॉलिटिकल गॉसिप चलती रहती है यहाँ, वो उसको असाइड रख के, he was there 24 hours before the strike happened. Now people are saying did he know, did he not know? How do you see this मोदी जी का वहां जाना? Now he's condemned what Iran did but chosen not to speak a word about Khomeini's assassination. कैसे देखते हैं? Is it the right strategy? How do you analyze this? I think it is the right strategy because India has no choice. India is not a powerful nation. India is not a nation that can stand up to the US. And US and Israel are essentially one entity, more or less. Okay, US gives Israel unconditional support, and Israel is very influential in the US. So you can see Israel and US as one entity, and India simply is not powerful enough to stand up to them. अगर वो आपको insist करेंगे आपको ये करना ही है, otherwise, see, they can destroy India. US can destroy India's economy like a bug. They can squash our economy like a bug. Okay, and they can also do much worse to India. So that's why Modi ji के पास कोई choice नहीं था. He did go to Israel. He was there 24 hours before. If you ask me, I think it is likely कि उनको पता होगा क्या होने वाला है. Okay, मुझे लगता है उनको पता होगा. I may be wrong also. मैं अपना personal opinion दे रहा हूँ कि I think it is likely कि उनको पता होगा. इंडिया का अभी जो स्टैंड है, इज इट द राइट स्टैंड? आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल स्टैंड. अगर आप एक पावरफुल नेशन नहीं हो, इफ यू आर अ मिडिल पावर, इफ यू आर अ सबकॉन्टिनेंट लेवल पावर, देन यू हैव टू बेंड द नी एंड एक्सेप्ट व्हाटएवर द अमेरिकन्स आर डूइंग एंड स्टे आउट ऑफ दिस मैटर. इंडिया के लिए बेस्ट पॉलिसी अभी ये होगा कि आप इस वॉर से बाहर रहो. डोंट get involved in any way whatsoever. Means ideally don't even give access to ports of our ports to the Americans. ये भी अच्छा नहीं होगा because then it makes India a direct party in the conflict, right? So India के लिए best option ये है. अभी
we have to learn a lot of lessons from this conflict. क्या lessons है? Why is Iran surviving? Because they have 10,000 ballistic missiles and 1 lakh drones. भारत के पास कितने ड्रोन्स है? भारत के पास कितने ड्रोन्स है? हमारे पास इतने ड्रोन्स है क्या? स्टॉक पाइल है क्या? हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स सिर्फ न्यूक्लियर एसेट की तरह रखा है हमने. वी आर नॉट यूजिंग देम फॉर कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स. वी नीड a stockpile of tens of thousands of missiles and maybe lakhs of drones given our size. तो ये सब हमें सीखना होगा. And we will have to very rapidly implement this. We cannot keep signing papers and pushing files for 5-10 years again. So there are lots of things to learn for India. How is the situation for Pakistan? Because Pakistan के साथ भी एक वो चला था ना कि Pakistan and Saudi Arabia have signed this pact. वो जो कहा जा रहा था the so-called NATO of this region pact कि अगर सऊदी पे हमला होगा तो पाकिस्तान जाएगा. And Pakistan is already dealing with Afghanistan, by the way. तो पाकिस्तान की सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? How is Pakistan playing its cards? Pakistan is the perennial mercenary state. अभी इस समय it is in bed with the Americans. तो अभी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि कुछ ईरानियन गवर्नमेंट अकाउंट्स ट्विटर पे ये कह रहे थे कि we are aware of the role Pakistan is playing in this conflict. We are aware that they are allowing the US to use their airspace and perhaps their bases for action against Iran, and we will deal with Pakistan when the time comes properly. ऐसा कहा. So Pakistan is definitely being used by the Americans. Maybe there some of their air bases, maybe कुछ उनका air space है उसको use कर रहे हैं to target Iran. Definitely ये हो रहा है. और इस समय पाकिस्तान, as we know, it is engaged in a war with Afghanistan. क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक्स किए थे 2-3 बार, और फिर तालिबान ने अभी ऑब्वियसली रिटेलिएशन किया है, एंड द वॉर इज गोइंग ऑन. तालिबान इज टेकिंग पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट्स एंड सम टेरिटरी एंड सो ऑन, और एंड गेम तालिबान का है टू टेक बैक खैबर पख्तूनख्वा, व्हिच इज पश्तूनिस्तान, व्हिच इज पश्तून टेरिटरी. सो पाकिस्तान अफगानिस्तान हैव अ ह्यूज टेरिटोरियल डिस्प्यूट व्हिच इज नॉट गोइंग एनीवे एनी टाइम सून. So that is the situation. Pakistan already एक trouble में है with Afghanistan. Pakistan it's also aiding the US in the war against Iran. अभी पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर अभी टेंस है apparently. इंडियन आर्मी का वहाँ पे नोटाम आ गया है, इंडियन एयरफोर्स का, and India is going to do some military exercises once again, kind of like before Operation Sindoor. So let's see how that goes. So would it be a good time for India to think कि क्या किया जा सकता है इस समय पाकिस्तान का, with America also occupied, Pakistan also busy with Afghanistan? Is it a good time? Well, अगर आप actually, to tell you the truth, this is the ideal time to once and for all finish off Pakistan. This is the ideal time. लेकिन we have the US angle to think about. US अगर हमने पाकिस्तान को नष्ट किया तो US बहुत बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि पाकिस्तान is a vital asset for the US. पाकिस्तान यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज द यूएस यूजेस पाकिस्तान एज अ स्टिक टू बीट इंडिया विथ. कभी भी जरूरत हो, दे विल यूज पाकिस्तान एज अ स्टिक टू बीट इंडिया विथ. पाकिस्तान इज अ काउंटर बैलेंस टू इंडिया. अगर हमने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया तो यूएस ने जो बैलेंस ऑफ पावर बना के रखा है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो पूरा नष्ट हो जाएगा. So if India does that, then the Americans will be very, very angry with India, and they will make India face some consequences, maybe economic consequences, other consequences, sanctions डालेंगे, कुछ तो करेंगे. लेकिन अगर हमें ये करना है तो ये उचित समय है. I would say this is the right time. So कुछ चीजें तो अभिजीत जी करनी होती है ना, जैसे we had to turn nuclear. उसके बाद अगर sanctions आते हैं तो आते रहें फिर, है ना? जी बिल्कुल, I agree. मुझे लगता है this is one of those things कि भाई ये हमें करना है, कर लो, फिर we'll deal with the consequences. Then deal with it. Yeah, I agree with you. Yeah. That's how at least I see it. मुझे ये बताइए सर, ये जो पूरा दुबई एंड इस पूरे रीजन का जो एक क्रेज था, you know, will that be the same now? How will sanity come in this region now? Because दुबई में मैंने apparently सुना है कि taking out a reel or you know photographing this entire thing, जो भी वहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है बाय द वे, कॉन्सुलेट को भी जलाया गया अभी, वो बिल्कुल बैन कर दिया है इन्होंने, उस पे फाइन भी डाल दिया है इन्होंने. इस सब से क्या अब ये रैप अप कर सकते, वो जो एक शीन थी दुबई की रियल एस्टेट वाइज एंड एवरीथिंग वाइज, वो वापस आएगी या ये रीजन अब डिस्टेबलाइज हो गया है फॉर गुड? हाँ, तो मैंने भी सुना कि उन्होंने ये बैन किया है वहां पे कुछ भी वीडियो निकालना, और वहां पे तो पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जैसे भारत के जैसी नहीं है. यू हैव टू, अगर उन्होंने कहा तो यू टू ओबे दैट. तो दुबई का जो चार्म था, दुबई का जो स्पेशल पोजीशन था, दैट वाज लाइक द स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट, राइट? If you're an expatriate, if you're a wealthy person, please come invest in Dubai, buy property, purchase property. We will not take any tax from you.
live your life, the most luxurious life. That's why Dubai was so popular with expatriates. All Indians will know at least somebody, family member or whatever, who lives in Dubai. हर किसी के पास है, इतना पॉपुलर दुबई. और दुबई और यूएई और ये सब गल्फ नेशंस जो है, वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतना अच्छा डेवलपमेंट क्यों कर पाए? बिकॉज दे हैड द प्रोटेक्शन ऑफ द यूएस मिलिट्री. यूएस मिलिट्री ने हर जगह बेसिस बना के रखे हैं. देयर वाज द अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन द अमेरिकंस गेव देम. इसलिए गल्फ स्टेट्स वर एबल टू डेवलप सो नाइसली. अभी दैट इल्यूजन इज गॉन कि यूएस विल प्रोटेक्ट अस. यूएस इज नॉट विलिंग टू प्रोटेक्ट देम. यूएस के जो भी एसेट्स है, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट इजराइल. सो दे अभी गल्फ पे सबको समझ आ गई है कि यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे ऊपर ऑक्यूपेशन करने के लिए उन्होंने बनाया है. और जब जरूरत पड़ेगी तो हमें वो सेव नहीं करेंगे. अगर उनको समझ गया है तो पूरी दुनिया में भी समझ गया है कि गल्फ एक अनस्टेबल रीजन है. अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लोगे, दैट प्रॉपर्टी कैन बिकम वर्थलेस. इट इज नाउ वर्थलेस. यू कैन नॉट गो एंड लिव देयर. क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी भाग गया वहां से. ही हैड टू टेक अ चार्टर्ड प्लेन, $1 लाख डाल के. सो इससे क्या होगा कि जो पूरा ये जो इकोनॉमिक मॉडल था दुबई वाला एंड सो ऑन, दैट बबल इज बर्स्ट नाउ. वेरी सैडली इट इज बर्स्ट नाउ. Abu Dhabi, Dubai, जो और भी cities है, that bubble is burst. Iran can destroy their desalination plants and create a crisis of water. हफ्ते भर में पानी नहीं होगा वहां पे. फिर क्या करेंगे, क्या पिएंगे लोग? You can't live in this region. So this illusion is gone. This place is stable and that the Americans can save it. जब तक ईरान में ये regime है, वो जाने नहीं वाली कहीं पे. And as long as the Iranian government stays there and these nations keep on harboring American bases, Dubai is not safe. Other places in the UAE, in the Gulf are not safe. तो वो पूरा economic model गया. I think it's gone. Did you see this coming? Did you see Iran attacking all these Gulf nations? ये किसी ने सोचा था? ये लगा था? You thought this would happen? Absolutely. अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ, Iran will attack every nation in the region that has American military bases, because those are legitimate strategic targets that are being used to attack Iran. So Iran will definitely go after that. और मैंने ये भी कहा था in my previous live streams and so on, that if Iran is in danger of going under, then they will take out the entire oil infrastructure of the region. सऊदी का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएई का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुवैत, जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे गल्फ रीजन में, सब कुछ नष्ट करके जाएंगे वो, अगर if they are going under, including Iran's own oil infrastructure. Just like the Gulf War, Saddam Hussein ने oil wells जला दिए थे, वो टाइप का. I had said that this is obviously a logical step in any military escalation कि आप ये करोगे. So can Iran possibly do any damage to US? Because US का क्या है ना, अपना इतनी दूर बैठे हुए हैं, अगर हो भी रहा है तो बेसिस पे हो रहा है, बाकी कंट्रीज में है. Do they have the capability to harm US in their land? What can they possibly do to harm US in their own land? Yeah, it's still a long shot. I think it's a very long shot. Okay, practically, realistically. लेकिन अगर आपको innovative spy movies से ideas निकालने हैं, then there are always all kinds of creative solutions. If you have expatriates living in a certain country, let's say US में, who still have allegiance to the Iranian regime, and if they are, let's say, engineers, technicians, and so on, they may be able to do something in that nation potentially. लेकिन it's still a long shot. ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है which can target the US. नॉर्थ कोरिया के पास है. That's why North Korea is safe. And Iran is not safe. So Iran का सबसे बड़ा blunder ये है कि they did not develop nuclear weapons. They have been enriching uranium for the past 20 years. तो उन्होंने क्यों nuclear weapons नहीं develop किए? That's a big blunder from Iran. Maybe in the next few months they will acquire nuclear weapons. That's also a possibility. So the only possibility for Iran to possibly damage US in their own land is कि रशिया, चाइना ये सब आ जाए इस युद्ध में. अगर ये सब आ जाते हैं इस युद्ध में, ड्रॉन हो जाते हैं, which is a World War III situation, only then can US possibly feel the heat in their own land, because US never feels the heat. सबसे बड़ी बात ये है. US never feels it. Yeah, true. Never feels the heat, है ना? Thank you so much, Abhijit ji. It's been a very enriching experience and time just flew by. बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें समझाई. आपसे फिर से जुड़ेंगे hopefully as the war progresses, because we want to understand these things. बड़ी typical है. And let's see. We are all hooked. अगले 4-5 दिन are very crucial, as you said. It's the Strait of Hormuz. Yes. That holds the key. Whether this will become a world war or या फिर ये रुक जाएगा इस पे. जी. Thank you so much for joining me. Thank you.